हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि हम 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हम पहुंच चुके हैं 7th लेक्चर पे। ऑलरेडी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम मेटल कटिंग और मशीन टूल देख चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने कवर कर चुके हैं। इसके अलावा HL HPCL के लिए वन लाइनर शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी, स्टैटिक जीके, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर से विजिट कीजिए। कुछ मिसलेनियस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं। अगर आपको बॉयलर वगैरह में दिक्कत है तो उसके भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। A body will begin to move down an inclined plane if the angle of inclination of the plane is dash to the angle of friction. अब देखिए, एक काम करते हैं, अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 0। और यहाँ पे एक बॉडी रखी है, ये क्या खिसकेगी? नहीं खिसकेगी ऑब्वियसली। आप थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ाइए, इतना इंक्लिनेशन कर दिया आपने, बढ़ाया, अब भी नहीं खिसक रही, और इंक्लिनेशन बढ़ा दिया, इतना ज्यादा कर दिया, अब तो खिसकने लग जाएगी। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से जब इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तब वो नीचे की तरफ आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। A body of weight W is required to move up the horizontal inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha. The effort applied to the plane is given by। तो देखिए, इस टाइप से मेरा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल अल्फा है, और ये मेरी बॉडी रखी हुई है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको मैं म्यू मान लेता हूँ। ठीक है। अब अब इसके यहाँ पे लगेगा mg, हमेशा डाउनवर्ड। ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा? mg cos थीटा। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg साइन, सॉरी यहाँ पे किससे हो जाएगा? अल्फा। अल्फा, ये एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितनी आएगी? mg cos अल्फा, ये r के बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? वो लगेगा म्यू mg cos अल्फा के बराबर, म्यू आर, है ना? म्यू आर के बराबर जो फ्रिक्शन, जो टोटल फोर्स आएगा, ये हो गया मेरा फ्रिक्शन के कारण। ठीक है। अब टोटल फोर्स को अगर मैं यहाँ पे P नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो ये जो फोर्स हो गया म्यू आर, ये आ गया मेरा फ्रिक्शन के कारण। अब mg साइन थीटा जो फैक्टर है, और मैं इस तरीके से एफर्ट लगा रहा हूँ, ये P है, इस तरीके से लग रहा है। तो जो mg साइन थीटा है, ये mg साइन अल्फा जिसे मैं कह रहा हूं, ये mg साइन अल्फा p के अपोजिट में लगेगा, मतलब उसका वेट खुद नहीं चाहेगा कि वो ऊपर जाए। तो ठीक है, उसको भी ऐड कर देंगे, यानी कि mg साइन अल्फा। अब mg क्या है? w के बराबर है, यहाँ पे वेट दे रखा है। तो mg को मैं w बना के बाहर निकाल लूं तो वो जाएगा म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन, सी आपका ऑप्शन। दोनों ही क्वेश्चन, पहले दूसरे का सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है? म्यू एन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इन दोनों का रेशियो है। जितना फ्रिक्शन को आप एन से डिवाइड करो तो म्यू मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। कितना भी ज्यादा एरिया हो, कितना भी कम एरिया हो, म्यू वही का वही रहेगा, वो पहले से कंसीडर करके रखते हैं। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, तो 24 का हो जाएगा बी। किस टाइप की सरफेस है इस पे डिपेंड करेगा। मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है जब बियरिंग में, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। मेटल टू ऑयल कांटेक्ट होता है तो फिर फ्रिक्शन कम होता है। तो नेचर ऑफ सरफेस कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। A friction, a force required to move a body up the plane will be minimum if the makes with an angle with the inclined plane। देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा, आपको बताया, वो होता है W म्यू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब इसको अगर मैं P को मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएट करेंगे अपन। तो dp बाई डी अल्फा निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे मिनिमम एंगल की बात हो रही है, एंगल को वेरी कर रहा हूं। तो w तो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा म्यू कॉस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा। डिफरेंशिएट कर रहा हूं अल्फा के टर्म्स में, साइन का हो जाएगा कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब ये dp बाई डी अल्फा जो जीरो होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए।
तो कुल मिला के इसको आप जीरो का से इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो म्यू जो हो जाएगा कॉट अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इसमें कितना आ जाएगा, म्यू कॉट अल्फा के बराबर आ गया तो इक्वल टू का हमारा आ जाएगा। A ladder is resting on a smooth ground and landing against a rough vertical wall। अब देखिए एक स्मूथ वॉल है और जो क्या है स्मूथ ग्राउंड है, सॉरी जो ग्राउंड है उसका म्यू कितना है, जीरो है। और ये जो है इसका म्यू कुछ होगा, नॉट जीरो। अब यहां पे इसका करंट तो फोर्स आएगा नहीं, पर आप खुद ही सोच सकते हैं कि मास इधर है तो ये जो लैडर है ये नीचे जाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसके कारण एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस डायरेक्शन में और उसके कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा हमारा अपवर्ड एट इट्स अपर एंड। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 126 का डी। अ लैडर इज रेस्टिंग ऑन अ रफ ग्राउंड। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अब ये जो है म्यू हमारा जीरो हो गया और ये जो है ये नॉट जीरो हो गया। दूसरे वाले केस की बात कर रहा हूँ, कौन सा 127 की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड हमारा रफ हो गया, ठीक है। ग्राउंड अगर रफ हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी और ये इधर ये नीचे आना चाह रही है तो ये वाला जो एंड है इधर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन इधर साइड लगेगा। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो हमारा होगा डाउनवर्ड अपर एंड पे, नहीं अपवर्ड भी नहीं होगा। जीरो एट अपर एंड सही है, परपेंडिकुलर टू द वॉल ये नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और इस केस में अगर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दूं तो वो इस साइड लगेगा, मतलब जो हमारा ओरिजिन है करीबन उसके तरफ। स्क्रू जैक की बात कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आने वाले जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपके स्क्रू जैक पे डिपेंड करेंगे। तो स्क्रू जैक क्या होता है कि हमारा हम क्या करते हैं कि जैसे हम एक कार है और हमारा टायर पंचर हो गया तो हम नीचे लगाते हैं ना जैक, ताकि इसको हम ऊपर उठा के रखें, फिर इसको हम निकाल लेते हैं, दूसरी स्टेपनी हम लगा देते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रू जैक यूज करते हैं। तो उसके लिए एक नट होता है बेसिकली, उस नट की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑन विच स्क्रू जैक वर्क्स इज सिमिलर टू एन इंक्लाइंड प्लेन। और क्या होता है कि जो स्क्रू होता है ना, स्क्रू में क्या होता है, स्क्रू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरीके से उसमें थ्रेड्स दिखेंगे और ये थ्रेड्स जो हैं वो एक तरीके से इंक्लाइंड, और जब इन पे कोई बॉडी या फिर जो कांटेक्ट होगा वो इस तरीके से होता है जैसे कि एक इंक्लाइंड वेज पे हम मूव कर रहे हैं। तो सिमिलर जो एनालॉजी है वो हम लगा के इस कंसेप्ट को डील करते हैं। अब देखिए इंक्लाइंड प्लेन की तरह होता है। इफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ अ स्क्रू थ्रेड इज इमेजिन टू बी अनबाउंड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ स्क्रू जैक इट डेवलप्ड अ इंक्लाइंड प्लेन। तो अब अगर देखिए इस तरीके से था, अब इसको अगर आप अनवाइंड कर देंगे ना तो आप इमेजिन करिए अनवाइंड करके इस तरीके से होगा, इसको जब अनवाइंड कर देंगे तो आपको इस तरीके का एक प्लेन मिल जाएगा। तो वो प्लेन ये है और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये दो पीक के बीच में या दो रफ के बीच में, तो वो हो जाएगी हमारी पिच, ये हो जाएगा पाई डी। और ये जो एंगल है हेलिक्स एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू पी बाय पाई डी, जहाँ पे अल्फा जो है हेलिक्स एंगल है, पी पिच है और डी जो है मीन डायमीटर है। अगर हम रेज कर रहे हैं लोड, अगर ऊपर की तरफ इसको उठा रहे हैं तो जो हमारा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन अल्फा प्लस फाइव, ठीक है। और जहां पे फाइव क्या होगा, फाइव इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टेन फाइव, फ्रिक्शन एंगल हो जाएगा। और अगर नीचे की तरफ ला रहे हैं तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा माइनस फाइव, ठीक है। अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उसमें अल्फा की वैल्यू जीरो रख दो तो आपको दोनों केसेस में W इज इक्वल टू टेन अल्फा मिल जाएगा। एफिशिएंसी की बात करें तो कितना P नॉट अपॉन P, तो आ जाएगा हमारा टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा प्लस फाइव। इसके अलावा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी, एक काम कीजिए इसी को अल्फा के टर्म्स में डिफरेंशिएट करिए, इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करिए तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। यानी कि अल्फा अगर 45 माइनस फाइव बाई टू से के बराबर होता है तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने के बराबर होगी, जो म्यू मैक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव। अब इसी पे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ना उन्हीं को क्वेश्चन के फॉर्म में इस बुक में पूछा गया। तो अगर लिफ्ट करना है तो कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, P इज इक्वल टू W टेन
अल्फा प्लस फाइव, और यहाँ पे एक्शन ऑफ फ्रिक्शन वगैरह सब दिया हुआ है। इन अ स्क्रू जैक एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर। अब देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए 10 की वैल्यू जो होती है, 10 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, जब एंगल छोटा रहेगा तो 10 की वैल्यू भी छोटी रहेगी, जब बड़ा रहेगा तो 10 की वैल्यू भी छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी। यानी कि 10 अल्फा प्लस फाइव बड़ा होगा 10 अल्फा माइनस फाइव से। और सीधी सी बात है, अगर आप कार को उठाएंगे तो आपको ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा, ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, ज्यादा पावर अपनी तरफ से देनी पड़ेगी, ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। और जहीं जहां पे आप लोअर कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे से लोअर करेंगे तो भी हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा कि यार तुमने छोड़ दी कार नीचे आ गई, उसके लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो जीरो हो जाएगा, देखिए मान लिया आपने कार लगा, यहाँ पे जैक लगा के रखा है आपने, इस तरीके से मैं कुछ भी जैक बना देता हूँ, और इसमें क्या है कि आपने थोड़ा इसको घुमाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब नीचे जाना है ना, तो भी थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो ये नीचे ही आ जाएगा ना एकदम से, इसलिए कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। और वो फोर्स कितना होता है, W10 इंटू कितना, अल्फा माइनस फाइव। तो लोअर करने के लिए लेस लगाना पड़ेगा, तो 29 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। एफिशिएंसी अभी मैंने बताया आपको, बी ऑप्शन होता है इसका। 30 का बी, बहुत बढ़िया। फिर मैक्सिमम के लिए अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस फाइव बाई टू, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, 31 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 32 का आपका हो जाएगा ए। तो ये मैंने वहीं पे आपको डिस्कस करा दिया था। फिर लिफ्टिंग मशीन्स की बात कर लेते हैं। अब लिफ्टिंग मशीन्स में क्या है, जैसे कि एक लोड रखा हुआ है यहाँ पे, ये कोई बेंच है, इसमें मैंने पुली उली लगा दी, यहाँ पे लोड लटका दिया। इस तरीके से हम लिफ्टिंग मशीन्स बनाते हैं। तो a device which enable us to lift a heavy load W by a comparatively smaller effort P, मतलब कि जितना उसका खुद का वेट था उससे कम फोर्स लगा के हम उसको उठा लें, तो ऐसी मशीन को करेंगे लिफ्टिंग मशीन। यार सिंपल सी बात है, अगर हमें ज्यादा ही लोड लगा पाते हम तो हम ऐसे ही ना उठा लेते। मान लीजिए ये इसका लोड यहाँ पे W है और यहाँ से हम P फोर्स लगा रहे हैं। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं, मेरा पी फोर्स ज्यादा है तो मैं, डब्ल्यू कम है तो मैं इसको उठा के यूं ही रख देता। पर मैं ये इतना पूरा अरेंजमेंट लगा रहा हूँ, मैकेनिकल अरेंजमेंट लगा रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं कम फोर्स लगाना चाहता हूँ और मैं वेट ज्यादा उठाना चाहता हूँ। यही तो इंजीनियरिंग का पूरा एक आत्मा है ना, एक तरीके से हम अपना काम आसान करना चाहते हैं। क्रेन्स हमने बनाई, दुनिया भर की चीजें हमने बनाई, पुलिस वगैरह का इन्वेंशन किया, क्यों किया, क्योंकि हम, हमारी जो मैकेनिकल और मस्कुलर पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है, पर हमारे ब्रेन की पावर तो ज्यादा है ना। तो हम क्या करते हैं, कम मेहनत या एक तरीके से कम लोड लगा के, कम एफर्ट लगा के हम हैवी लोड को उठाते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं दिमाग। तो फिर उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब अपन ने लोड कितना उठाया और उसके लिए अपन ने एफर्ट कितना लगाया, तो ये हमेशा ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो वन से ग्रेटर देन होना चाहिए। वेलोसिटी रेशियो, तो कितना डिस्टेंस एफर्ट मूव किया, मतलब कितना डिस्टेंस वाई में मूव हुआ और कितना लोड ने मूव किया। इस केस में लोड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये एक्स में बता रहा हूं, और जो पी है वो इस डायरेक्शन में वाई में जाएगा। ये हमारा एफर्ट है ना, एफर्ट लगाया हमने। तो अगर मैं इसको एक फिर से बना दूं आपके लिए, यहां से मैं डब्ल्यू लोड उठा रहा हूं, तो ये इस इंक्लाइन प्लेन पे कितना खिसकेगा उसको बोलूंगा एक्स। और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है जिसके थ्रू ये वायर जा रहा है और यहां से मैं खींच रहा हूँ, और तो यहां से पी फोर्स लगा रहा हूं। अब ये पी फोर्स के कारण ये मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट कितना नीचे आया, उसे कहूंगा वाई। तो वाई और एक्स का जो रेशियो होगा वो होगा मेरा वेलोसिटी रेशियो। इनपुट मतलब कितना वर्क मैं कर रहा हूं मशीन पे, और ये प्रोडक्ट होगा एफर्ट और डिस्टेंस, यानी कि कितना एफर्ट मैंने लगाया और कितने डिस्टेंस से मूव किया। आउटपुट कि वर्क डन बाय द मशीन, मशीन ने कितना वर्क किया, इस पुली ने की वजह से कितना इस पे फोर्स आया और उस पुली की वजह से कितना खिसका, वो उसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो मुझे आउटपुट दे देगा। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करें तो सीधी सी बात है, आउटपुट अपॉन इनपुट, वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन ऑन द मशीन। डब्ल्यू एक्स मेरा लोड कितने डिस्टेंस को मूव किया और मैंने एफर्ट कितना लगाया और कितना डिस्टेंस एफर्ट ने मूव किया। तो डब्ल्यू बाय पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा
मैकेनिकल एडवांटेज और y बाय एक्स हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एक आइडियल मशीन क्या होगी? आइडियल मशीन वो होगी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो आउटपुट और इनपुट बराबर होंगे। रिवर्सिबल मशीन वो होगी कि अगर उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाएं एफर्ट को रिमूव करके, तो उतना ही आपको डूइंग द सेम वर्क तो रिवर्स डायरेक्शन में काम कर जाए, है ना। तो इस केस में जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो मोर देन 50% होती है, आपको इतना याद रखना है। नॉन रिवर्सिबल जो होती है उन्हीं को हम सेल्फ लॉकिंग कहते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नॉन रिवर्सिबल को हम सेल्फ लॉकिंग कहते हैं। मशीन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग वर्क सेम वर्क इफ द रिवर्स इन डायरेक्शन। अगर रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन में तो सेम वर्क नहीं लगाना पड़ेगा अगर एफर्ट को रिमूव करते हैं। देन द मशीन इज नोन एज नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन। द कंडीशन ऑफ द मशीन टू बी नॉन रिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग इफ द एफिशिएंसी इज 50% से कम है। अगर 50% से कम है तो वो नॉन रिवर्सिबल हो जाएगी या फिर सेल्फ लॉकिंग हो जाएगी। या सेल्फ लॉकिंग या जो नॉन रिवर्सिबल मशीन है, दोनों की जो एफिशिएंसी होगी वो 50% से कम होगी। और लॉ ऑफ मशीन इस तरीके से डिफाइंड है, पी जो हम लोड लगा रहे हैं इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, वेयर एम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और सी एक कांस्टेंट है जो मशीन फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो सकता है, तो वो हो जाएगा 1/m के बराबर। और m क्या है यहाँ पे? फ्रिक्शन। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हो सकती है वो होती है एफिशिएंसी मैक्स इज इक्वल टू 1/m इंटू वी आर। अब आने वाले क्वेश्चंस इन्हीं थ्योरी पे बेस्ड हैं। तो वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड वेट W इज बीइंग पुल्ड बाय इंक्लाइंड प्लेन। अब देखिए इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये मेरा लोड है W, ठीक है, ये मेरा लोड है, इसको मैं एक पुली के थ्रू इस तरीके से खींच रहा हूं। यहां मैं लगाऊंगा एफर्ट। अब इस एफर्ट को यहां से मैंने पकड़ के खींचा और ये डिस्टेंस मैंने मूव किया वाई डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा कितना एंगल है? थीटा है। और ये जो मेरा लोड है ये कितना मूव करेगा? एक्स मूव करेगा। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में, कहां है मेरा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाऊं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा y बाय एक्स। और ये y बाय एक्स ही क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आइडियल मशीन कौन सी होती है? जिसकी एफिशिएंसी हो 100%। 34 का डी। 35 की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लिफ्टिंग, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, तो बी ऑप्शन। एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ, तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है आउटपुट बाय इनपुट, 36 का ए। फिर द एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन इज केप्ट कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल एडवांटेज। डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? तो मैंने बताया था एफिशिएंसी जो होती है वो होती है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अगर इसको मैं कांस्टेंट मानूं तो वेलोसिटी रेशियो जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैकेनिकल एडवांटेज के। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 37 का ए, 137 का ए। 38 की आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज रेशियो, अब एक आइडियल मशीन है तो उसमें क्या होगी? एफिशिएंसी जो हो जाएगी वो 1 के बराबर 100%। तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 138 का ए। फिर इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज, तो एक्चुअल मशीन क्या होगी? एफिशिएंसी जो होगी वो हो जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब ये जो होगी एक्चुअल में ये होगी 100% से कम, यानी कि ये 1 से कम होगी, करीबन 0.8 कह दो। तो वेलोसिटी रेशियो आपका ज्यादा रहेगा और मैकेनिकल एडवांटेज कम रहेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो, तो 139 का बी। A lifting machine lift a load of 1000 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 एंड बाय मींस ऑफ एफर्ट इतना। तो हमें ये आइडियल वन है क्या? देखिए आपने यहाँ पे जो लोड उठाया वो 1000 न्यूटन का उठाया और उसको 0.2 मीटर मूव किया, यानी कि 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो एफर्ट लगाया वो लगाया 200 न्यूटन का, पर 1 मीटर मूव किया, तो ये भी हो जाएगा 200 न्यूटन मीटर।
तो दोनों बराबर हैं तो हमारी आइडियल हो जाएगी, यानी कि राइट। अब देखिए इसमें, अब ऐसा नहीं है कि आप 100 न्यूटन का फोर्स को उठा रहे हो या आप 100 न्यूटन वाले लोड को उठा रहे हो 200 न्यूटन वाले फोर्स से, तो ये कहीं कंजर्वेशन या वॉयलेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आप अगर 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन का लोड उठा रहे हो तो सिर्फ आप 0.2 मीटर मूव कर सकते हो, पर अगर आप छोटा लोड उठा रहे हो तो आपको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो दोनों में जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व ही रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप वायलेशन कर जाओ कि आप कम एनर्जी में ज्यादा एनर्जी का काम कर जाओ, अपनी तरफ से इनपुट एनर्जी का कम दो और आउटपुट में वर्क ज्यादा एनर्जी का ले लो, ऐसा नहीं होगा। आप कम फोर्स लगाओ पर ज्यादा देर तक लगाओ या ज्यादा डिस्टेंस तक लगाओ, उसके बदले में आप बहुत भारी लोड कम दूरी तक उठा सकते हो, ये वैलिड है। पर ऐसा नहीं होगा कि कम डिस्टेंस भी लगाया, कम दूरी तक लगाई, उसके बाद जो बदले में भारी जो वजन है उसको उठा लिया बहुत ज्यादा दूरी तक, तो वायलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इस वीडियो का एंड है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।